हाइड्रोस्टैटिक फर्स्ट पोर्शन ही चल रहा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक्स। लास्ट पोर्शन आएगा हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने देखा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम यानी गेज प्रेशर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर भी निकाला था, पास्कल्स लॉ भी देखे हैं, उसके एप्लीकेशंस भी देखे, और बाद में हमने निकाले थे प्रेशर गिनने के लिए मीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो अब ठीक है स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, पर अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब हम जाएंगे सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन लेने से पहले कुछ डेफिनेशंस लिख रहा, ये हमारे पहले हो चुके हैं, फ्रिक्शन जब समझाया था तब, फिर से एक बार ले लेंगे, ध्यान देना। तो इसको एक बार भूल जाओ, सरफेस टेंशन हेडिंग क्या है, क्यों है सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले जो डेफिनेशंस बता रहा हूं वो समझ लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बारे में लेने भी हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था तो हुआ है, फ्रिक्शन के दो कॉज बताए थे, एक बताया था इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड हिल्स या बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज, एंड सेकंड था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है उनके बीच में जो फोर्स रहेगा। तो ठीक है, वो याद नहीं होगा, फिर से अपन ले रहे हैं एक बार, फिर भी आप चाहे तो एक बार फ्रिक्शन देख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये याद रखना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही रहेगा हमेशा, रिपल्शन नहीं रहेगा कभी। है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्टिंग बिटवीन molecules when they are very close। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, तो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अगर हम पास में लेके आएंगे वेरी क्लोज, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी क्लोज, इसका मतलब ये जो फोर्स है वो है शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी ज्यादा दूर तक इफेक्टिव नहीं है, शॉर्ट रेंज तक ही ये फोर्स इफेक्टिव है। तो दो मॉलिक्यूल अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ गए तो वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और याद रखना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा, कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं रहेगा ये। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। So intermolecular force of attraction is the force of attraction between two molecules when they are very close to each other। ठीक है, ध्यान दो, ये होगी intermolecular force की डेफिनेशन। एग्जांपल बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। दो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के पास में लाएंगे बट वेरी क्लोज, और वो क्लोज कितना लाना पड़ेगा वो भी बता रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली रहेगा 10⁻⁹ मीटर, बहुत ही कम है यार, 10⁻⁹ मीटर। इतना क्लोज जब दो मॉलिक्यूल्स को लाएंगे तो वो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और याद रखना ये कि दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इतना देखो फिर आगे चलते। और याद रखना अट्रैक्शन रहेगा हमेशा, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स लाओ वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी रिपेल करने वाले नहीं है। मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ या वाटर का किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के हैं, वो बता दो पहले, इतना नोट डाउन कर लो। हेडिंग के बारे में मत सोचो अभी, बेफालतू टेंशन मत लो। सरफेस टेंशन के बारे में बाद में समझाऊंगा, पहले कुछ डेफिनेशंस ले लेते फिर समझाऊंगा सरफेस टेंशन मतलब क्या। चैप्टर की हेडिंग ये है और ये टॉपिक की हेडिंग है, तो टॉपिक की हेडिंग क्या है वो देखेंगे बाद में। फिर से सुनना ध्यान से। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही रहेगा, कभी रिपल्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखना। It is the force of attraction between two molecules। Intermolecular force क्या है? Force of attraction between two molecules when they are very close to each other। ठीक है, देखो, और वो डिस्टेंस होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर से कम, इतना क्लोज लाना पड़ेगा। इसीलिए याद रखो, उनको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्सेस।
नोट्स है उसमें से पढ़ लेना एक बार। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं जो नोट्स में नहीं है, तो आप कहीं नोट डाउन करना चाहे तो नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ भेज रहे वो जेरोक्स निकाल सकते हैं आप लोग। शेयर नहीं करना बेटा पीडीएफ, अपने बैच के बाद के बच्चों को पीडीएफ शेयर नहीं करना है, ध्यान रखना। नाउ व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? फिर से देखो, इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। ध्यान से सुनना डेफिनेशन वापस से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, इट इज नेवर रिपल्सिव। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और कितने क्लोज होने चाहिए? 10⁻⁻⁹ मीटर, इसीलिए उनको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। यानी ये फोर्स ज्यादा दूर तक इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ कितने डिस्टेंस तक इफेक्टिव है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर, और ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ये फिर से पूरा फ्रिक्शन में हुआ है। अब इसके दो टाइप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दो टाइप वो बताता हूं, डिपेंडिंग की मॉलिक्यूल कैसे है उसके ऊपर है। बता देखो फ्रिक्शन में देख लेना, अगर देखना हो तो वहां पे भी हुआ है। ए फर्स्ट टाइप कोहेसिव फोर्सेस। कौन से फोर्स? कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, या आप वर्ड चाहे तो सेम टाइप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स कौन सा है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर वो दो मॉलिक्यूल, मैंने दो मॉलिक्यूल बोला खाली, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, अब हम बोल रहे हैं उनके बारे में कि अगर दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल एक और दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, ये जो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नया नाम दिया है कोहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है? देखो, सो व्हाट आर कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, या सेम टाइप भी बोलेंगे तो चलेगा। एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और भी एग्जांपल है, कुछ भी दो लिख लो, आयरन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर आयरन मॉलिक्यूल, चलेगा। आप लोगों ने बचपन में ये डायग्राम देखी होगी, ये मॉलिक्यूल्स है जो गोल बना रहे हैं, ये पास पास में है, एकदम चिपके हुए। सेकेंड डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा थोड़े थोड़े दूर, ऐसे पूरा बना सकते हैं, पूरा नहीं बनाएंगे, इतना बना दिया। और तीसरी डायग्राम में देखा होगा ऐसे, याद करो एक की डायग्राम थी, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया हमने कि मॉलिक्यूल कैसे क्लोज है, दूर है, फिर सबसे दूर है। तो ये डायग्राम है सॉलिड्स की, ये डायग्राम है लिक्विड की, और ये डायग्राम है गैसेस के लिए। तो सॉलिड में कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीक है, और इसमें निग्लिजिबल फॉर गैसेस। ठीक है, फिर से सुनना, कोहेसिव फोर्स, अब ये सब आयरन के मॉलिक्यूल है, समझो ये स्केल कैसे बनी है, सभी एक ही है, स्टील है, या समझो हम अभी लेंगे आयरन से बनी हुई है, तो हर मॉलिक्यूल इसमें आयरन का है। तो वन आयरन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर आयरन मॉलिक्यूल, कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। इसको डेफाइनाइट शेप है, जबकि लिक्विड और गैसेस को डेफाइनाइट शेप नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देगा, फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इसीलिए सॉलिड्स हैव डेफाइनाइट शेप। These forces, cohesive force, are weak in liquid, और गैसेस में तो निग्लिजिबल ही है, इसीलिए लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफाइनाइट शेप। यहाँ आप बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स 0 है, इसीलिए आप गैस का कंटेनर कभी ओपन करो तो गैस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाउंडेड नहीं है, कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल है।
तो याद रखो कोहेसिव फोर्स फर्स्ट टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना ये फोर्स हमेशा रहेगा अट्रैक्टिव, हमेशा रहेगा अट्रैक्शन। और ये कौन सा फोर्स है, शॉर्ट रेंज। डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट लिखा है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, दे आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है between two molecules of same substance। एग्जांपल लिखना, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर वाटर मॉलिक्यूल, या आयरन मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग अनदर आयरन मॉलिक्यूल। These forces are strong in solids, hence solids have definite shape। वो एक दूसरे को बाउंड करके रखेंगे कोहेसिव फोर्स से, सब मॉलिक्यूल कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए solids have definite shape। These forces are weak and negligible, weak in liquid and negligible in gases, hence liquid and gases do not have definite shape। तो ये कोहेसिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग, जिसमें किसमें, सॉलिड में, जिसकी वजह से वहां क्या है, डेफाइनाइट शेप। ये हो गया कोहेसिव फोर्स। दूसरा फोर्स बता दो, याद करो, याद आ जाएगा तुम लोगों को। दूसरा फोर्स याद आ रहा, फ्रिक्शन में हुआ है हमारा, दोनों टाइप के फोर्सेस, ये डायग्राम में डाला, याद रखना कोहेसिव फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर डेफाइनाइट शेप इन सॉलिड। तो याद रखो कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रांग इन लिक्विड, स्ट्रांग इन सॉलिड, weak in liquid and negligible in gases, hence solids have definite shape and liquid and gases do not have definite shape। दूसरा टाइप लेते हैं, एग्जांपल अपने मन से बोलेंगे दो मॉलिक्यूल पर सेम मॉलिक्यूल लिखना, ये हो गया इसका एग्जांपल। नाउ सेकंड, याद आया क्या फ्रिक्शन का, एडहेसिव फोर्सेस, याद करो, याद आना चाहिए। तो कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, पहला हो गया कोहेसिव फोर्स, दूसरा ले रहा है एडहेसिव फोर्स। इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ये भी, बट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल या सॉरी, या टाइप भी लिख सकते, डिफरेंट टाइप। एग्जाम्पल बताता, पेन के इंक के मॉलिक्यूल और बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। जब मैं इंक से लिख रहा तो वो इस पे छप रहा, ठीक है। तो बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग है, ये प्लाई है, और इंक के मॉलिक्यूल अलग है। यहां पे देखो, अगर ये एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो मैं ये लाइन खींचूं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक होके इसलिए है क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। तो एग्जांपल फर्स्ट आएगा ये मार्कर पेन एंड व्हाइट बोर्ड, या चॉक एंड बोर्ड भी लिख सकते हैं। आप चॉक के मॉलिक्यूल देखो और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल देखो, दोनों अलग अलग है। चॉक के मॉलिक्यूल से आप ब्लैक बोर्ड पे जब लिखेंगे चॉक से तो वो मॉलिक्यूल उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो उनको आप वहां से हटा सकते, ठीक है, हटा दिया। समझ में आ रही है। फिर दूसरा एग्जांपल, पेंसिल एंड पेपर। आप पेंसिल से पेपर पे लिख रहे हैं, एग्जांपल एक लिख देते चलो, पेंसिल एंड पेपर। आप पेंसिल से पेपर पे लिखते, पेंसिल के मॉलिक्यूल अलग है, लीड है तो वो, और पेपर के मॉलिक्यूल्स अलग है। आप उससे लिखते तो उस पे चिपक जाते हो मॉलिक्यूल्स। अगर मान लो एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो आप पेंसिल से एक लाइन खींचेंगे, बुक को सीधा करेंगे तो पेंसिल के जो लीड के मॉलिक्यूल है वो सब नीचे गिर जाते हैं। पर ऐसा होता क्या, नहीं, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। तो चॉक एंड ब्लैक बोर्ड याद रख सकते, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, या मार्कर पेन एंड व्हाइट बोर्ड भी याद रख सकते, या आप लोग याद सकते पेंसिल एंड पेपर, या आप लोग याद रख सकते फेविकॉल या गम। वो तुम लोगों को जो गम है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कई बार जाने को मिल रहा, वो गम नहीं, चिपकाने वाला गम, ठीक है। तो उनपे भी लिखा रहता एडहेसिव्स।
अगर ध्यान से देखेंगे फेविकॉल और गम पे लिखा रहता है एडेसिव। जब आप फेविकॉल यूज करते, समझो एक मिनट, देखो समझो ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये मेरे को दीवार पे चिपकाना है, ये ऐसे मैंने रख दिया, चिपका गया? नहीं चिपका। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल जब लगाएंगे और इस पे चिपकाएंगे तो चिपक जाएंगे। तो इधर दीवार है और इधर ये पेपर है, बीच में फेविकॉल है, तो फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स ने दीवार को भी पकड़ के रखा है और पेपर को भी पकड़ के रखा है। तो बीच में जो फेविकॉल है उसका कौन सा फोर्स स्ट्रांग है? एडेसिव फोर्स। कुछ ग्लूज इतने मजबूत आते हैं, इंडस्ट्रियल ग्लूज, कि वो इतने स्ट्रांगली चिपका दे, तो उनमें कौन सा फोर्स स्ट्रांग बनाते हो? केमिकली एडेसिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया? मैं एडेसिव हूं, समझो फेविकॉल या गम, एक तरफ मैंने दीवार के मॉलिक्यूल्स को अपने मॉलिक्यूल के साथ पकड़ के रखा है, एक तरफ इस पेपर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पकड़ के रखा है, तो बीच में जब तक ये लेयर नहीं आएंगी वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले नहीं। इनके बीच में भी है, बोर्ड और इसके बीच में सिर्फ, पर इतना ज्यादा नहीं कि इसको अट्रैक्ट करके रख सके। इसीलिए हम ऐसा कोई मटेरियल ग्लू यूज करेंगे जो हमने केमिकली प्रिपेयर किया है और जिसमें एडेसिव फोर्स को हमने ज्यादा बढ़ाया है। तो एडेसिव इंडस्ट्रियल ग्लूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लग गए आजकल, डक्ट टेप्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लग गए आजकल, तो ड्यूअल टेप जिसको बोलते हैं वो भी आने लग गए। तो वो सब एग्जांपल एडेसिव फोर्स के लिए, पर वहां पे हम कुछ केमिकल की यूज करके एडेसिव फोर्स को क्या बनाते? स्ट्रॉन्ग। तो याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये दोनों, अगर मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं या सेम टाइप के हैं, वाटर वाटर, तो फिर कोहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट है, जैसे पेंसिल पेपर, चॉक एंड बोर्ड, फेविकॉल एंड पेपर, अलग अलग ले रहे मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा फोर्स रहेगा? एडेसिव फोर्स। फ्रिक्शन में बताया था, याद रखना, कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। इसीलिए बॉल बेरिंग जब बनाते फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो बॉल और उनके रिंग्स अलग अलग मटेरियल के बनाते ताकि वहां एडेसिव फोर्स रहे। ये मैंने फ्रिक्शन में समझाया। अभी हम लोग को काम नहीं है, जितना काम है हम लोगों ने समझा दिया। फिर से एक बार इतना देख लो, फिर आगे। Intermolecular force is the force of attraction between two molecules when they are very close. ठीक है, intermolecular force दो टाइप के, cohesive force. Cohesive force are the intermolecular force of attraction between two molecules of same substance. Example आ गया. Adhesive force are the intermolecular force between two molecules of different substance या different type भी बोल सकते हैं, ये example है. तो मॉलिक्यूल के बीच में दो टाइप के फोर्स है, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है नाम दिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, कोहेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स। ये देखो, फिर ये मिटा के आगे की डेफिनेशन लिखो। ये फ्रिक्शन में हुआ है बेटा, फ्रिक्शन में देख लेना एक बार वापस से, और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। इतना देख लो, आगे चलते फिर आगे चल रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है फोर्सेस का, एक्सप्लेन जब करेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई ये, और इसके टाइप हो गए हमारे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इसके दो टाइप हो गए हमारे। ए कोहेसिव फोर्स एंड बी एडेसिव फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखना, सेकेंड, मॉलिक्यूलर रेंज। ये भी हम बताया है, हुआ ये। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज? अभी मैंने बताया, समझो ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल कितने क्लोज लाएंगे उसके, तो वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। द डिस्टेंस, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस, अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। जो डिस्टेंस अगर हम रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है, उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। और ये डिस्टेंस कितना आएगा?
10⁻⁹ मीटर और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, दोनों भी आता है। तो ये जो डिस्टेंस है, जिनके अंदर अगर दो मॉलिक्यूल्स आए तो ही वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, चाहे वो कोहेसिव हो चाहे वो एडहेसिव हो, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, फिर से सुनना एक बार। द डिस्टेंस अप टू विच, यानी एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस पे लाएंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट होगा, तो वो डिस्टेंस ये या ये है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज, यानी उस मॉलिक्यूल की रेंज कहां तक है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे आया तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और डिस्टेंस कम है, इसका मतलब याद रखना, फिर से बता रहा, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यहां लिखा है हम लोगों ने, और कितनी रेंज है वो यहां लिखा है, मॉलिक्यूलर रेंज। सिंपल है, देखिए डेफिनेशन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज? डिस्टेंस अप टू व्हिच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, यानी जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है, कहां तक इफेक्टिव है, 10⁻⁹ मीटर। उस डिस्टेंस के अंदर अगर दो मॉलिक्यूल आए तो ही वो एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। उस मॉलिक्यूल की रेंज, जहां तक उसके फोर्स इफेक्टिव है, यानी उसका इलाका, जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो कितने डिस्टेंस तक अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे, 10⁻⁹ मीटर। देख, ये समझो। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट इज sphere of influence। influence का मतलब समझ में आता है इफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, हम यहां डायग्राम ऐसे बनाए कि ये मॉलिक्यूल इधर लाए। अब ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूल, ठीक है, चलो। ये जो दिख रहा ब्लू, ये मॉलिक्यूल है, समझो। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ला रहे हैं, ये रेड कलर का, समझो। एडहेसिव फोर्स से दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इधर से लाएंगे, अगर ये डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर हो गया समझो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इधर से लाए तो अट्रैक्ट हो गया, इधर से सामने से लाएंगे तो क्या अट्रैक्ट नहीं होगा, ऊपर से लाएंगे तो क्या अट्रैक्ट नहीं होगा, इधर से लाएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा, इधर से लाएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा, नीचे से इधर लाएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा। डिस्टेंस होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर से कम। जैसे ही ये 10⁻⁹ मीटर की रेंज में आ जाएंगे दोनों एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। तो स्फीयर का तो मतलब मेरे को पता है, ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट। तो मान लो ये मॉलिक्यूल है बीच में, इस मॉलिक्यूल को हम सेंटर कंसीडर करेंगे और मॉलिक्यूलर रेंज को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, रेडियस, और एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी स्फीयर। ये तो एक मिनट, सेंटर पे नहीं है, बेकार स्फीयर बनाया। चलो ठीक है, स्फीयर ही समझ लो उसको, ज्यादा गड़बड़ नहीं करते आप, इसको सेंटर में बनाना। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज, यानी कितनी, 10⁻⁹ मीटर एज रेडियस। एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करो। अब तुम दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो है वो मॉलिक्यूल आप कहीं से भी ला सकते, इधर से लाए तो भी चलेगा, यहां से लाएंगे तो भी चलेगा, यहां से अंदर लाएंगे तो भी चलेगा। जैसे ही वो इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर आएगा, यानी 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस पे आ गया, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस कंसीडर करना है और मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है सेंटर। तो एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करो, ये मॉलिक्यूल सेंटर हो गया, एक इमेजिनरी स्फीयर इसके अराउंड इमेजिन करो। इधर से लाएंगे, उस स्फीयर के अंदर आ गए समझो, यानी कितने डिस्टेंस पे आ गए हम लोग, 10⁻⁹ मीटर। तो ये अट्रैक्ट होगा। अगर मॉलिक्यूल यहां से ला रहे तो भी होगा, यहां से ला रहे तो भी होगा, यहां से ला रहे तो भी होगा, या स्लैंटिंग ला रहे, स्फीयर की रेंज में आ गए तो अट्रैक्ट होगा। तो उस स्फीयर को, इमेजिनरी स्फीयर को नाम दे दिया हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर के अंदर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आया, इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जहां ये मॉलिक्यूल है,
एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस, तो उस इमेजिनरी स्फीयर को बोल रहे हैं हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो, इट इज द इमेजिनरी स्फीयर विथ मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करो। If another molecule is brought within this imaginary sphere, the two molecules will exert force on each other. यहाँ तो हमने सिर्फ डिस्टेंस बताया, पर वो इधर से भी चलता, यहाँ से भी चलेगा, यहाँ से भी चलेगा, यहाँ से भी चलेगा, यहाँ से भी चलेगा, और सामने से इधर लाएंगे तो भी चलेगा। देखो एक बार, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा तो ही उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। इन शॉर्ट हम यही बोल रहे हैं कि कितना अंदर आना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर। तो इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं विद मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। इमेजिन करो स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया तो वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल सेंटर में है और एक इमेजिनरी स्फीयर ले रहे हैं हम लोग। इमेजिनरी स्फीयर है, ध्यान रखना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां मॉलिक्यूल है, उसको हम सेंटर कंसीडर कर रहे हैं। रेड से दिख नहीं रहा होगा, मॉलिक्यूल लिख देता हूं। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल है सेंटर में, और ये है हमारी मॉलिक्यूलर रेंज, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं रेडियस, और एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करो। अब मॉलिक्यूल दूसरा इधर से इधर लाओ, या इधर से इधर लाओ, या इधर से इधर लाओ, या सामने से या पीछे से लाओ, कहीं से भी लाओ। अगर वो उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर आ गया, मतलब कितने डिस्टेंस पे आ गया, 10⁻⁹ मीटर, यानी डेफिनेटली दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। So that sphere is called sphere of influence. It is an imaginary sphere with molecule as center and molecular range as radius. उसके अंदर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आया उस स्फीयर के अंदर, तो वो ये मॉलिक्यूल उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो डेफिनेटली रेडियस हम मॉलिक्यूलर रेंज बोल रहे हैं, तो दोनों मॉलिक्यूलर रेंज में आ गए, यानी एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूल सेंटर में इमेजिन करो और उसके आजू बाजू में एक स्फीयर इमेजिन करो जिसकी रेडियस हम लोग लेंगे 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से इधर से लाएंगे, यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे भी, कहीं पे भी लेंगे, डिस्टेंस फिक्स है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल उस स्फीयर के अंदर आया, इमेजिनरी स्फीयर के अंदर, यानी उतने डिस्टेंस पे आया, तो क्या एक्सर्ट होगा, फोर्स। यानी वहां तक मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है। अब हम आगे चलेंगे, इतना मिटा देते हैं, फिर देख सकते हैं, इसको देख लो। तो एक बार सारे डेफिनेशंस देख लेना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, कोहेसिव, एडेसिव। फिर मॉलिक्यूलर रेंज, ये कॉमन है सबके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब हम, अच्छा, इसके बाद अगर नोट्स में देखेंगे तो दो डेफिनेशन और है, सरफेस फिल्म और फ्री लिक्विड सरफेस। सरफेस फिल्म और फ्री लिक्विड सरफेस, वो मैं बाद में जब सरफेस टेंशन शुरू करेंगे तो वो दो डेफिनेशन भी आप लोगों को बता दूंगा, पर अभी फिलहाल नोट्स में से इतने ही डेफिनेशन देखना। उसके बाद और दो डेफिनेशन है, वो देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे आया कोई दूसरा मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पे, फोर्स एक्सर्ट होगा, कहीं से भी लाए तो चलता। ये सभी डिस्टेंस वही है, 10⁻⁹ मीटर। इमेजिनरी स्फीयर है, याद रखना है, ये मॉलिक्यूल है एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। दैट इमेजिनरी स्फीयर, अब वो स्फीयर ऐसा है कि उसके अंदर कोई भी आया तो ये मॉलिक्यूल उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हम कितने डिस्टेंस में आ गए, मॉलिक्यूलर। दैट इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब हम हमारे चैप्टर के हेडिंग पे आएंगे। चैप्टर की हेडिंग बोलने से अच्छा टॉपिक की हेडिंग पे आएंगे, सरफेस टेंशन। इतना देखो पहले, मिटा रहे इसको। अब देखो, अब हम चलेंगे सरफेस टेंशन पे। अभी जो पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके कुछ डेफिनेशंस बताया है, वो आप लोगों को याद रखने हैं, वो काम आएंगे। सरफेस टेंशन, नाम से ही समझ में आता है, सरफेस में टेंशन है। टेंशन मतलब इट इज अंडर
याद रखना टेंशन का मतलब फोर्स, तो सरफेस इज अंडर द फोर्स। पर कौन सा सरफेस, ध्यान रखो, ये समझो हमारा कंटेनर, जिसमें हम लिक्विड लेंगे, ठीक है। क्विक वाटर ये एग्जांपल कंसीडर करेंगे, ये है लिक्विड। अब देखो इधर भी लिक्विड है, पूरा लिक्विड है ये, तो इधर वो लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में, इधर भी वो लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में, इधर भी वो लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है। पर जो लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है, यहां पे जो लिक्विड है वो एयर के कांटेक्ट में है, दैट लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड फ्री लिक्विड सरफेस। उसी को बोलेंगे खाली फ्री लिक्विड सरफेस। द लिक्विड सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जो लिक्विड सरफेस, ये देखो यहां से यहां तक, ये जो लिक्विड सरफेस है यहां से यहां तक वो एयर के कांटेक्ट में है, दैट लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, ये याद रखो। द लिक्विड सरफेस, इधर से लिक्विड है और वो सॉलिड के कांटेक्ट में, इधर भी सॉलिड के कांटेक्ट में, इधर भी सॉलिड के कांटेक्ट में, बट ये जो ओपन कंटेनर में ये जो साइड है वहां जो लिक्विड सरफेस है ये वो एयर के कांटेक्ट में है, दैट लिक्विड सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद एयर इज कॉल्ड फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब जो भी मैं बोलूंगा वो फ्री लिक्विड सरफेस के बारे में बोलूंगा। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस। समझो ये रुमाल है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, समझ नहीं रुमाल ही, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको सिर्फ मैंने हाथ पे ऐसे रख लिया, अगर मैं इस पे अब स्केल बैलेंस करने की कोशिश करूं, अभी तो मैंने हाथ पे रखा है, देखो पकड़ के नहीं रखा है, ये देखो गिर गया, ठीक है। यानी अभी फिलहाल क्या है, रुमाल को हमने दोनों तरफ से स्ट्रेच करके रखा था क्या, नहीं, सिर्फ मैंने ऐसे हाथ पे रखा है। अब डेफिनेटली बीच में कोई चीज रखेंगे थोड़ी भी भारी तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों तरफ से स्ट्रेच करके रखूंगा, खींच के, देखो ऐसे खींच के रखूंगा। अब आप चाहे तो इस पे स्केल को बैलेंस कर सकते हैं। ये देखो क्लास में होते तो किसी बच्चे को बोलते हैं हाँ आगे, ये देखो अब बैलेंस हो रही, देखो खींच के रखा है, देखो दोनों तरफ से, इधर से ये फिंगर और इधर से ये फिंगर, देखो दोनों तरफ से स्ट्रेच करके रखा है मैंने, तो आप उस पे उस स्केल को बैलेंस कर सकते हैं। किया है बैलेंस, देखो अगर मैं अब मान लो अगर मैं वो सपोर्ट हटा लूं, देखो अब मैं सिर्फ अभी तो होल्ड करके रखा है सपोर्ट, ये जो होल्ड करके रखा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो नहीं मिल रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो इसको अभी मैंने होल्ड करके रखा है, होल्ड करके नहीं रखूं, सपोर्ट निकाल लो तो देखो रुमाल नीचे गिर रहा है ना, तो जैसे ही आप सपोर्ट हटा लेंगे ये नीचे गिर जाएंगी स्केल, वो स्केल को भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे रुमाल। तो जब तक आप इस रुमाल को स्ट्रेच करके रखेंगे वो उस स्केल के वजन को बैलेंस कर रहा था, जैसे ही आप छोड़ देंगे वो स्केल के साथ नीचे गिर जाएगा। तो ये जो रुमाल है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कपड़ा है, मेम्ब्रेन आपने बायो में पढ़ा होगा, पतली सी लेयर। तो ये जो लेयर है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन करके रखेंगे, इसको खींच के रखेंगे तो वो स्केल उस पे बैलेंस हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रेच करके नहीं रखूं, ऐसे रखूं, हाथ सिर्फ हाथ पे रखा है, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो ये काय में है, टेंशन में, ये काय में है, टेंशन में। उसी तरह जो फ्री लिक्विड सरफेस है यानी जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे ये रुमाल स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा, वैसे वो भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता। जैसे मैंने रुमाल के एग्जांपल बताया स्केल बैलेंस करके, इसके भी एक दो एग्जांपल बताऊंगा, आप लोगों ने डेफिनेटली घर पे ट्राई करके देखना हो, ठीक है। तो याद रखो, फिर से देखो, जो फ्री लिक्विड सरफेस है मतलब जो किसके साथ कांटेक्ट में बेटा, एयर के साथ कांटेक्ट में है, that free liquid surface will behave like a
स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यानी एक मेम्ब्रेन को जैसे ये मेम्ब्रेन को मैंने जैसे खींच के रखा है, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यानी ये हमेशा काय में रहेगा, टेंशन में। और कौन टेंशन में है? सरफेस, इसीलिए हेडिंग है सरफेस टेंशन। ये सरफेस है, वो टेंशन में है क्योंकि स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दोनों तरफ से फोर्स लगा के रखा है। देखो इस रुमाल को दोनों तरफ से फोर्स लगा के रखा है, तो तुम बोलेंगे काय में है? ये टेंशन में है। इसमें बीच में देखो टेंशन है, प्रेस करके देखेंगे आप तो यू कैन फील दैट टेंशन, तो इस पे स्केल बैलेंस हो जाएंगे। अगर मैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह नहीं रखूं, सिर्फ ऐसे ही रखूं, तो इस पे टेंशन फील नहीं कर सकते आप लोग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो जैसे ये रुमाल स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है जब हम टेंशन दे रहे हैं उसको, उसी तरह ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दैट इज इट इज अंडर टेंशन। उसी सरफेस को फिर हम बोलेंगे सरफेस टाइम है टेंशन में, इसीलिए हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। उसी के अब इफेक्ट देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने रुमाल का तो बता दिया कि रुमाल को स्ट्रेच करके आप स्केल बैलेंस कर सकते हैं, पर आप जब उसको स्ट्रेच करके नहीं रखेंगे तो आप उस पर स्केल बैलेंस नहीं कर सकते। तो उसी तरह इस मेम्ब्रेन का भी एग्जांपल बताओ कि वहां स्ट्रेच की तरह है, बता रहा एग्जांपल, देखते उसको। तो ये देखियो पहले समझ में आएगा। तो याद रखना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इधर लिक्विड भी कांटेक्ट में, इधर भी वो नहीं। जो लिक्विड सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, उस लिक्विड सरफेस को बोलते हैं हम फ्री लिक्विड सरफेस। दैट फ्री लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इट बिहेव लाइक अ, देखो टेंशन है इसमें भी, खींच के रखेंगे तो उसमें टेंशन है। इट बिहेव लाइक अ, इसकी तरह ही बिहेव करेगा। इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दैट इज इट इज अंडर टेंशन। सरफेस टेंशन में है, इसीलिए चैप्टर का नाम, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूं, हेडिंग है टॉपिक का सरफेस टेंशन। देखो कुछ एग्जांपल बता, जैसे रुमाल टेंशन में था उसका एग्जांपल हो गया, अब लिक्विड सरफेस टेंशन में उसके एग्जांपल बता रहा। घर पे ट्राई करके देखना डेफिनेटली, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे मस्कीटो है या छोटे छोटे कोई इंसेक्ट है जो मस्कीटो की साइज के है, समझो। स्मॉल इंसेक्ट, वेरी स्मॉल इंसेक्ट सच एज एंट भी बोल सकते हैं आप लोग, या मस्कीटो भी बोल सकते हैं। दे कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो बिना डूबे पानी के सरफेस पे चल सकते, क्योंकि पानी का सरफेस उनके लिए कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते, देखो वो रास्ते में कभी कभी खेल दिखाने वाले रहते ना, कि दोनों तरफ ऐसे ट्रायंगुलर बम्बू से या स्टिक से बना लेते और उस पर एक रस्सी लगाते और उस पर वो आराम से चल लेते। अब इधर से और इधर से बांध के नहीं रखेंगे तो कहीं से भी रस्सी अगर टूटी तो वो नीचे गिर जाएंगे। अगर बंधा हुआ है प्रॉपरली तो वो उस रस्सी पे आराम से चल लेंगे, क्योंकि वो रस्सी स्ट्रेच है। उसी तरह सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो काय में है? टेंशन में, यानी वो स्ट्रेच है ऐसे। तो इस मॉलिक्यूल की रस्सी पे वो इंसेक्ट आराम से चल सकता है। तुम बोलेंगे हम क्यों नहीं चल सकते, फिर हम क्यों पानी पे चलने की कोशिश करते तो डूब जाते नीचे। एग्जांपल बता दो, अगर इस रस्सी है, पतली रस्सी है, इंसान का वजन सहन कर सकती, तो इंसान उस पे चल रहा आराम से। आप बोलेंगे कि इंसान की जगह वहीं पे हाथी को चलाओ, चलेगा क्या? नहीं, वो टेंशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो हाथी का वजन सहन कर सके और वो धागा या वो रस्सी टूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। सेम हमारे सरफेस टेंशन में हो रहा है, यानी ये जो सरफेस है उस पे, उसमें इतना तो टेंशन है कि वो इंसेक्ट का वजन संभाल सके। ये रुमाल जैसे इंसेक्ट का वजन संभाल लेंगे या स्केल का वजन संभाल लिया। अब तुम इस पे 2 kg रखेंगे शायद संभाल ले, 3 kg रखेंगे शायद संभाल ले, तुम बोलेंगे इस पे 100 kg रखो तो रुमाल तो बेचारा फट ही जाएगा। सेम वैसा ही हो रहा है। पानी का सरफेस है जैसे स्विमिंग पूल में, आप उस पे कोई इंसेक्ट छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो उस पे चल सकेगा। स्मॉल इंसेक्ट, मस्कीटो देखना अपने अंडे पानी के सरफेस पे ही देते। इसीलिए अगर आप लोगों ने ऐड देखा होगा बारिश के सीजन में आता कि कहीं पे पानी जमा मत होने दो, गमलों में या कूलर में आपके, या आसपास में कोई भी ऐसा पडल होगा या गड्ढा होगा या कोई कंटेनर पड़ा होगा, उसमें पानी जमा मत होने दो, क्योंकि मच्छर अपने अंडे उसी पानी पे देते और वो अंडे नीचे नहीं डूबते बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल बताता, फिर वो कैसे आया वो हम बाद में देखेंगे। तो सरफेस टेंशन में है, यानी वो बिहेव कर रहा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। मच्छर का वजन, उसके अंडों का वजन वो सहन कर सकता। आप बोलेंगे कि हाथी को बिठाएंगे उस लिक्विड सरफेस पे, या मैं या तुम कोई खड़ा होना चाहेगा तो नहीं चलेगा। वो इतना ज्यादा टेंशन नहीं है कि हम लोगों का वजन वो सहन कर सके। स्मॉल इंसेक्ट का वजन सहन कर लेगा, जैसे ये रुमाल,
1 kg 2 kg 3 kg 4 kg में भी 5 kg तक वजन सहन कर ले। आप बोलेंगे इसमें बीच में 100 kg रखो, रुमाल फट जाएंगे। ठीक है, कभी होता है ऐसा कि हम कोई कैरी बैग लिए, उसके लिमिट से ज्यादा वजन उसमें डाल दिए तो फट जाएंगे। बस सेम लॉजिक है, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन में है एंड इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वो वजन सहन कर सकता स्मॉल इंसेक्ट का, पर अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा वजन इतना ज्यादा है कि वो टेंशन हमारा वजन सहन नहीं कर पाएगा, टेंशन ब्रेक हो जाएगा और हम डूब जाएंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल कि स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बता दो, देखो ये हाथी हटा दो। तो याद रखना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल हो गया जो अभी मैंने बताया, स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम नहीं चल सकते, जैसे रुमाल का एग्जांपल, वो 1 kg 2 kg 3 kg तक सहन कर पाएगा, स्ट्रेच करके रखा है। आप बोलेंगे उसमें 100 kg रखो तो रुमाल फट जाएगा। सेम है, स्मॉल इंसेक्ट का वजन ये सरफेस टेंशन सहन कर पाएगा। अब वो सरफेस टेंशन आया कहां से वो हम बाद में देखेंगे, पर मैं कुछ एग्जांपल बता रहा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सरफेस टेंशन है। यानी जो फ्री लिक्विड सरफेस है, यानी जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के, इट इज अंडर टेंशन, यानी सरफेस टेंशन। यानी इस लेयर पे क्या एक्ट हो रहा, फोर्स। जैसे मैंने रुमाल को दोनों तरफ से स्ट्रेच करके रखा है, ये सरफेस भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, स्मॉल इंसेक्ट का वजन सहन कर लेगा। जैसे हमारा स्केल रुमाल पे सहन हो रहा था, आप बोलेंगे 1 kg से एडजस्ट कर लो, चल जाएगा, 5 kg चल जाएगा, पर बहुत ज्यादा अगर वजन रखेंगे तो वो टेंशन, वो रुमाल जो है जो बैलेंस कर रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम नहीं चल सकते पानी के सरफेस पे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता, देखो घर पे ट्राई करना, एक कंटेनर लेना जिसमें पानी ले लेना, पानी को हिलने नहीं देना। अब एक लेना नीडल, नीडल लेने से अच्छा बोलना टाचनी ले लो, पिन, ये ऐसी टाचनी आती ना जो हम लोग पेपर वगैरह में लगाते, पतली सी छोटी सी टाचनी ले लेना, उसको ग्रीस लगाना। ग्रीस लगाना इन द सेंस गाड़ी में जो ग्रीस यूज करते हैं वो नहीं भी चलेगा, घर में घी तेल जो भी होगा वो उसको थोड़ा सा लगा दो ताकि वो गीली नहीं, वेट नहीं हो। ठीक है, अब इस नीडल को लेके इस पानी के सरफेस पे रखना है, यहाँ पे धीरे से, पानी के सरफेस को डिस्टर्ब मत करना। ये नीडल को धीरे से इस पानी के सरफेस पे रख दो, या फिर क्या करो, अगर तुम्हारे यहाँ ब्लॉटिंग पेपर होगा तो ब्लॉटिंग पेपर पे इसको रखो, ग्रीस करो पहले नीडल को। ग्रीस करना है यानी ग्रीस लगाएंगे तो भी चलेंगे, पर एग्जैक्टली ग्रीस करने का मतलब ये होगा कि तेल लगाओ, घर में जो घी है वो लगा दो, कुछ तो भी ऐसा लगाओ जिससे वो पानी से गीली नहीं हो। अब उसको ब्लॉटिंग पेपर पे रखो। अगर आप हाथ से आराम से नहीं रख पा रहे, आप अगर उस पानी को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उसमें वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी आपके हाथ लगने की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। पानी का सरफेस स्ट्रेट ही होना चाहिए। तो क्या करना, ब्लॉटिंग पेपर लेना, उस पे वो निडल रखना और ब्लॉटिंग पेपर धीरे से उस पानी के सरफेस पे रख दो। पेपर पानी एब्जॉर्ब करके नीचे चला जाएगा, निडल वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो नीचे सिंक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका वेट किसने बैलेंस कर लिया? सरफेस टेंशन ने बैलेंस कर लिया। जैसे स्मॉल इंसेक्ट का वेट बैलेंस कर रहे थे, वैसे ये बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे तुम बोलेंगे कि बड़ा नेल रखते भारी वाला, वही लॉजिक, इसका वेट तो बैलेंस करने जितना टेंशन है, अगर इससे ज्यादा वेट रखेंगे तो वो टेंशन सहन नहीं कर पाएगा, वो नेल नीचे डूब जाएगा ऐसे। तो ये नीडल हो गया। अब बता दो दूसरा एग्जांपल देखो। आप लोग अभी हर पहले तो एड चलते ही थे कि हाथ धो साबुन से, सोप से हाथ धो या हैंड वॉश से हाथ धो। तो हैंड वॉश क्यों यूज करते हैं? अब कोरोना का छोड़ दो लॉजिक, देखो अच्छा उससे पहले एक चीज देखो, ये नीडल वाला है अभी हमारे पास एग्जांपल देखते हैं। एक फॉइल लो, फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल, घर में सबकी होंगी पैकिंग करने के लिए, जनरली आजकल खाना गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते ही करते सब लोग। उसमें एक पिन होल बनाओ, एक पिन लो, यही टाचनी ले लो, उससे एक छोटा सा होल बना, छोटा सा होल। और अब मैं तो दिखाते समय इतना बड़ा दिखाऊंगा, पर आपको इतना बड़ा होल नहीं बनाना है, गड्ढा नहीं बनाना है, छोटा सा पिन होल बनाना है। ठीक है, यानी इतना बड़ा वो एक फॉइल लो और एक छोटा सा पिन होल बनाओ, यानी ये पिन थोड़ी सी अंदर डाल दो, एक पिन होल बना दो। और अब इस पिन होल पे एक पानी का ड्रॉप डालो, तो पानी का ड्रॉप वहां पे फंस जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन।
तो इधर और इधर वो स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्री लिक्विड सरफेस और इधर भी फ्री लिक्विड सरफेस, वो लिक्विड इन दोनों वॉल्स के बीच में स्ट्रेच हो जाएगा। सरफेस टेंशन की वजह से वो ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगा। अब सेकेंड केस में क्या करो, उस पानी में जो ड्रॉप आप डालने वाले हैं उस पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दो। डिटर्जेंट कपड़े धोने का बोलो, सर्फ बोल सकते हैं, डिटर्जेंट मिला दो या सोप मिक्स कर दो अच्छे से। अब उसी फॉइल पे, उसी पिन होल पे अगर आप ड्रॉप डालेंगे तो वो ड्रॉप नीचे गिर जाएगा, वहां बाइंडेड नहीं रहेगा। तो याद रखना, ये एग्जांपल हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप वाटर में डिटर्जेंट मिक्स करते तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सरफेस टेंशन डिक्रीज। उसका एग्जांपल यहां पे भी लगा के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर से सुनो। तो एक पेपर लिया हम लोगों ने, एक छोटा सा पिन होल करो, ड्रॉप वहीं फंस जाएगा अगर आप उस पर ड्रॉप डालेंगे तो। पर अब वाटर में डिटर्जेंट मिक्स करो और ऐसा ही एक ड्रॉप अब वापस उस पिन होल पे डालो जिसमें डिटर्जेंट है, तो वो वहां नहीं नीचे गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डिटर्जेंट यूज करते हैं तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, नहाते समय सोप यूज करते हैं। नहाते तो होंगे ही ना, अभी नहीं तो छुट्टियां चल रही, बस हफ्ता हफ्ता पता नहीं नहाना हो रहा कि नहीं हो रहा, आएंगे आराम से। तो ऐसा नहीं करना। अब नहाते समय या हाथ धोते समय हम लोग क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट या सोप यूज कर रहे हैं। होता क्या, हमारे हाथ में छोटे छोटे पोर्स है, इसके जैसे पानी उन पोर्स के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वो मॉलिक्यूल्स अंदर तक नहीं जा सकते पानी के उस छेद में, वो वहीं फंस जाते हैं, अंदर नहीं जा पा रहे, जैसे इस पेपर फॉइल में। जब हम उसमें डिटर्जेंट ऐड करते तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता, तो हाथ के जो छोटे छोटे पोर्स है उसमें से भी जो डर्ट है, जर्म्स है, वो बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हम नहाते समय या हाथ धोते समय या शैम्पू जो कर रहे हैं वो भी डिटर्जेंट ही है, या फिर कपड़े धोते समय जो यूज कर रहे हैं वो भी डिटर्जेंट है। वो भी हम इसलिए यूज करते हैं कि पानी का सरफेस टेंशन कम हो। क्लीनिंग का काम वाटर का ही है, पर वाटर छोटे छोटे होल्स के अंदर पार नहीं जा सकता। पार जाने के लिए उसको सरफेस टेंशन कम करना पड़ेगा। जस्ट कुछ एग्जांपल बता रहा, बाद में डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो पार नहीं जा सकता तो अंदर की डर्ट निकालेगा कैसे? अंदर जाना चाहिए पोर्स के, कपड़ों के। तो सरफेस टेंशन कम करना है, सरफेस टेंशन कम करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट यूज करने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा मतलब क्या? जो स्ट्रेच करके रख रहा था दोनों तरफ से वो फोर्स कम हो गया, यानी अब ये कम वेट बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ज्यादा था तो ये दोनों तरफ अटैच हो गया स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। जैसे ही सरफेस टेंशन कम हुआ अब वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह नहीं रह पाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो हम हाथ धोते समय, नहाते समय, शैम्पू करते समय जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, शैम्पू इज ऑल्सो डिटर्जेंट, ठीक है। तो वो जो डिटर्जेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उससे पानी का सरफेस टेंशन कम होगा। वो क्लोथ्स के या हाथ के या बॉडी के छोटे छोटे जो पोर्स है, कपड़ों में जो छोटे छोटे पोर्स है, पानी उसके अंदर भी जाके डर्ट निकाल पाएंगे। और वो जो डर्ट निकलेगी तो झाग जो रहता है फोम में वो डर्ट कैच हो जाती है, वापस कपड़ों पे नहीं लगती। तो डिटर्जेंट का दो काम है, एक तो सरफेस टेंशन रिमूव करना और वो जो डर्ट है उसको फोम में कैच कर लेना, बस। हाँ, पेस्ट वो भी डिटर्जेंट ही है, इट इज ऑल्सो अ सोप, डिटर्जेंट ही है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नहाने की सोप से दांत घस ले। सबका पीएच लेवल या केमिकल कंपोजिशन अलग अलग रहता ताकि हमारे बॉडी को डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो वो ध्यान रखो। जो पेस्ट है वो भी डिटर्जेंट है। हम पानी से भी मुंह धो सकते हैं, पर छोटे छोटे पोर्स है वगैरह, वहां से डर्ट नहीं निकलने वाली, मैल जर्म्स नहीं निकलने वाले, इसीलिए हम पेस्ट यूज करते हैं, यानी हम साथ में डिटर्जेंट यूज करते हैं। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो वो पानी छोटे पोर्स में, होल्स में भी जाके वो डर्ट या जो जर्म्स है उनको बाहर निकाल पाएगा। तो ये है उसका एग्जांपल यहाँ बताता। देखो, तो ये निडल जो आपने ग्रीस लगा के पानी के सरफेस पे बैलेंस कर लिया क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है अभी। अब आप क्या करो, सोप सॉल्यूशन लो, यानी पानी का ग्लास लो, उसमें अच्छे से डिटर्जेंट मिला लो या सोप मिला लो। अब वो हो गया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन की एक दो ड्रॉप धीरे से यहां डाल दो। जैसे ही सोप सॉल्यूशन सरफेस को टच होगा, सरफेस टेंशन कम, अभी मैंने समझाया सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम हो गया। जैसे मैंने रुमाल को ज्यादा फोर्स से स्ट्रेच करके रखा, तो जैसे ही मैं सोप सॉल्यूशन डालूंगा फोर्स कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया, तो वो कम वेट बैलेंस कर पाएगा और हमारी ये नीडल नीचे सिंक हो जाएंगी।
जैसे ही सोप सोल्यूशन यहाँ टच होगा हमारी नीडल नीचे सिंक हो जाएगी। सिंपल। तो ये एग्जांपल घर पे करके देखिए, ठीक है। तो बाकी तो जो मैंने बताया, नहाना धोना, ब्रश करना, शैम्पू करना, कपड़े धोना, ये सब में डिटर्जेंट यूज होता है। डिटर्जेंट का मेन काम है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ताकि वो पानी छोटे छोटे पोर्स में अंदर जा सके, जो कि नहीं जा सक रहा था पहले। फॉइल का एग्जांपल जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। तो सब डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं तो रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो पहले ये नीडल जो थी, जो टच नहीं बोल सकते हम लोग, उसका वेट तो पानी ने बैलेंस कर लिया था, सरफेस ने बैलेंस कर लिया था, क्योंकि इतना सरफेस टेंशन है कि उसके वेट को बैलेंस कर ले। और जैसे ही आप एक दो ड्रॉप यहाँ डिटर्जेंट के डालेंगे, मैंने भी बताया डिटर्जेंट मिलते से ही सरफेस का टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस का टेंशन कम हो गया तो इसका वेट बैलेंस नहीं होगा, जितना पहले ताकत से स्ट्रेच था उतनी ताकत से स्ट्रेच नहीं है, तो ये नीडल नीचे सिंक हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली अपने घर पे ट्राई करना है, ठीक है। अगर हाथ से रख पा रहे होंगे बिना पानी को डिस्टर्ब किए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ब्लॉटिंग पेपर वाला लॉजिक करके देख सकते हैं। तो फिर बाद में अच्छा दूसरा भी एग्जांपल बताता, ये नहीं समझ में आया तो वो भी देखना। ये जो मैं बता रहा हूं वो आप डेफिनेटली करके देखना। सरफेस टेंशन क्यों है वो सब हम बाद में देखेंगे, कैसे है क्यों है वो हम बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल ऐसे बता रहा कि जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ सरफेस टेंशन है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब मान लो इसी पे सरफेस ऊपर से दिखा रहा है, मैचस्टिक, लकड़ी की दो मैचस्टिक डेफिनेटली फ्लोट तो होने वाली है। ये एक मैचस्टिक, ये दूसरी मैचस्टिक, तो ये लिक्विड सरफेस पे फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि वो लिक्विड सरफेस इनका वजन बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। इस पे भी एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो ये एक दूसरे के पास जैसे है वैसे ही रहेंगी, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये जो फोर्स एरो बनाया है, ये मैंने बनाया है सरफेस टेंशन का फोर्स। तो एक एक बना के बता देता, ये एक मैचस्टिक रखी पहले, तो इस पे इधर से लिक्विड का फोर्स, इधर से दूसरा फोर्स, यानी इट विल बिहेव, लिक्विड जो सरफेस है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अच्छा मान लो ये छोटे छोटे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा बड़ा, ये जो स्टिक है उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स है ये लिक्विड के, ठीक है। इधर से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी, और इधर से भी। तो एक मॉलिक्यूल की लाइन है, दोनों तरफ से इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल एक दूसरे को इधर उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल को। अब छोटा इंसेक्ट आराम से एक मॉलिक्यूल की रस्सी पे चल के जा सकता है, वही एग्जांपल है। अब इस पे आप छोटी सी एक मैचस्टिक रख दे जो उसका वजन सहन कर सके, वो भी उसको बैलेंस कर लेगा, वही लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। अब मैंने दूसरी मैचस्टिक रखा दूसरे मॉलिक्यूल की लाइन में, तो वो भी बैलेंस हो गई। अब ये कहीं मूव नहीं हो रहे, इधर से और इधर से फोर्स सेम है, और इधर से और इधर से इस मैचस्टिक पे फोर्स सेम है। अब क्या करना, आपने उंगली पे थोड़ा डिटर्जेंट लगाना या सोप लगाना, डिटर्जेंट सोल्यूशन में डालना या सोप पे थोड़ा सा रब कर लेना, यानी सोप होनी चाहिए आपकी उंगली पे, और वो सोप से लगी हुई उंगली यहां बीच में रखा, इन दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली इस एरिया में सरफेस टेंशन कम, यानी फोर्स कम, ये फोर्स कम हो गया और ये भी फोर्स थोड़ा सा कम हो गया। डेफिनेटली इधर वाला फोर्स ज्यादा है, अब इधर वाला कम है, इधर वाला कम है और इधर वाला ज्यादा है, तो ये मैचस्टिक एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर, क्योंकि बीच में टच किया, बीच में सरफेस टेंशन, पहले दोनों तरफ का फोर्स सेम था, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब मैंने उंगली यहां लगाया तो एक तरफ का सरफेस टेंशन कम हो गया, इधर का कम हो गया, इधर का उतना ही है, तो ये मैचस्टिक को इधर खींच लेगा, अनबैलेंस फोर्स। इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का कम हो गया, तो वो उसको उधर खींच लेगा। विजिबल इफेक्ट है, दो मैचस्टिक, एक कंटेनर ले लो इतना बड़ा, उसमें दो मैचस्टिक रखो, ठीक है, उनके बीच में इतना डिस्टेंस रखना है। अब एक उंगली पे सोप लगाना या डिटर्जेंट लगाना, सोल्यूशन में डुबा के या गीली करके सोप पे ऐसे ऐसे रब करके बीच में टच करना, तो वो निडल बोलो मैचस्टिक आपको क्लियरली दूर जाते हुए दिखेंगे। सेम रीजन, तो ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं जिससे प्रूव होता है कि सरफेस टेंशन था, जहां मैंने सोप सोल्यूशन लगाया वहां सरफेस टेंशन कम हो गया, इधर उतना ही था, तो ये स्टिक एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, देखना करके। यह एक ऐड आती थी शायद संतूर की थी, उसमें एक डिश में छोटे छोटे काले काले डॉट बताते हैं सब तरफ, फिर वो बोलते कि सोप में वो बच्चा उंगली लगाता ऐसे और बीच में टच करता, तो जैसे ही वो यहाँ टच करता ये काले काले दाने सब दूर चले जाते ऐसे,
यहाँ जगह खाली हो जाती है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। ऐड में था ये, अब संतूर की ऐड में था या कौन सी ऐड में था, पर था तो सही है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, या ये आप घर पे करके देखिए। तो इन सब से प्रूव होता, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है कि जो फ्री लिक्विड सरफेस है यानी जो एयर के कांटेक्ट में है, इट बिहेव लाइक वो बिहेव करेगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। तो कुछ वजन वो अपने ऊपर बैलेंस कर लेगा, जैसे स्मॉल इंसेक्ट है, स्मॉल नीडल है, या मैच स्टिक है, या हम नहाते समय जैसे ड्रॉप अंदर नहीं जा पा रहा सरफेस टेंशन की वजह से, तो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं ताकि सरफेस टेंशन कम हो सके। तो फ्री लिक्विड सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, इट इज अंडर टेंशन। तो उस सरफेस की लेयर जो टेंशन में है उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। वो सरफेस टाइम में है टेंशन। ये कुछ एग्जांपल है। क्यों आया सरफेस टेंशन, कैसे आया सरफेस टेंशन, क्यों है वो, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले इतना देखने के बाद तो मैस्टिक वाला और ये वाला एग्जांपल आप लोग करके देख सकते हैं, डेफिनेटली करके देखना। या ये काले काले कुछ तो भी ऐसे सीड्स होंगे या कुछ दाने होंगे, वो डाल के देखो और सोप पे उंगली रब करो गीली करके और बीच में रखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ आप डिटर्जेंट लगाएंगे सरफेस टेंशन इधर का कम, दूसरी तरफ का उतना ही है, जैसे इसके साथ बोला था हमने। तो ये करके देखना या ये करके देखना, ये तो ऐड में भी बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सरफेस टेंशन का ये करके। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताया है, और भी एग्जाम्पल है, हम बाद में देखेंगे। स्विमिंग करते समय अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ऊपर से डाइव कर रहे हैं टैंक बना लेते हैं, तो आप अगर जंप कर रहे हैं समझो बोर्ड पर से, तो आप पानी में ऐसे लैंड नहीं कर सकते फ्लैट कि जाके छपाक करके ऐसे गिर गए पानी में। जो स्विमिंग को गए होंगे वो देखना, बॉडी को स्ट्रीमलाइन अंदर ले जाना सिखाते वो लोग कि बॉडी स्ट्रीमलाइन पानी के अंदर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि गए ऐसे कूद गए पानी के ऊपर, पानी बहुत जोर से लगने वाला है क्योंकि पानी के सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, वो हमारा वजन सहन नहीं कर सकता, पर एक बार तो आप उसको हिट कर रहे हैं और हिट करेंगे तो बहुत जोर से लगने वाला है। फिर वो सरफेस टेंशन खत्म, ब्रेक हो गया, हम नीचे चले गए, हमारा वेट को बैलेंस कर नहीं पाएंगे। पर पानी पे भी अगर आप ऐसे फ्लैट गिरेंगे एक हाइट से तो बहुत जोर से पानी लगने वाला है। इसीलिए स्विमिंग करते समय देखा होगा आप लोग ऐसे वो स्ट्रीमलाइन बॉडी को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्ट्रेट, ये ऐसे सीधा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जितना कम एरिया पानी का कांटेक्ट में आएगा उतना हमारे को कम लगने वाला है। अब जितना फ्लैट पानी पे गिरेंगे उतना बॉडी का एरिया ज्यादा कवर होगा, फ्लैट आएगा उस पे, और उतना जोर से वो पानी लगने वाला है। स्विमिंग करने जो जाते हैं उनको सिखाते हैं पहले डाइव करना, कि कैसे डाइव करना स्ट्रीमलाइन अंदर। अगर आप फ्लैट गिरे पानी के सरफेस पे तो पानी जोर से लगने वाला है, बॉडी लाल हो जाती पूरी, और जितनी ज्यादा हाइट रहेगी पानी उतने ज्यादा जोर से लगेगा वहां पे। तो पानी में जब हाइट से डाइव करते तो आपको स्ट्रीमलाइन अंदर जाना है, जितना एरिया कम बॉडी का कांटेक्ट में आएगा उतना अच्छा। तो आप हाथ ऐसे लेके जाते तो हाथ से वो सरफेस टेंशन में गैप बनेंगे और हम आराम से उसके अंदर चले जाएंगे। जितना फ्लैट गिरेंगे पानी के सरफेस पे, जितना बॉडी का एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतनी ज्यादा चोट लगेगी। यानी ऐसे ही लगेगी जैसे आप कंक्रीट पे गिर रहे, समझो बहुत जोर से स्प्लैश होता हो। ठीक है, तो स्विमिंग करते समय अगर कोई गिरा होगा तो मे बी उसको पता होगा, तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। पहले ये देखो, फिर सरफेस टेंशन क्यों है वो हम देखेंगे बाद में। तो याद रखो, मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे वो स्ट्रेच है, तो मॉलिक्यूल की लाइन पे इंसेक्ट चल सकता, हम मिरर बैलेंस कर सकते हैं या हम मैस्टिक बैलेंस कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन, जैसे ही आप सोप सोल्यूशन लाएंगे वो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, वेट बैलेंस नहीं होगा, नीडल नीचे चली जाएंगे। तो ये करके देखना है नीडल वाला एग्जांपल जो मैंने बताया आप लोग घर पे। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अब सरफेस टेंशन मतलब समझ में आया कि जो फ्री लिक्विड सरफेस है जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के, इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने रुमाल स्ट्रेच करके बताया, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हाँ वो टेंशन में है, टेंशन में है, ये हम प्रूफ करेंगे, और वो हम प्रूफ करने वाले हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करना है कि फ्री लिक्विड सरफेस टेंशन में है।
अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल बताया है और इसका मीनिंग समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन होना बाकी है, अभी भी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी भी मैंने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नहीं बताया, पर लॉजिक समझा दिया आप लोगों को क्या हो रहा करके। अब हम सरफेस टेंशन है, ये हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। अब हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन है कौन सी थ्योरी के हिसाब से, मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो स्टार्टिंग में लिया हमने वीडियो की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। देखिए सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये ध्यान से देखना हुआ, ये है फ्री लिक्विड सरफेस, ये यहां पे ये फ्री लिक्विड सरफेस। क्यों वो फ्री लिक्विड सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वही एक सरफेस है जो किसके साथ कांटेक्ट में है, एयर के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विड और ये हमारा कंटेनर। तो थ्योरेटिकल है, 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें, थ्योरेटिकली 3 मार्क के लिए आएंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। कंसीडर अ कंटेनर, मॉलिक्यूलर थ्योरीज के हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख रहे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में लिखना है, मतलब हमको ये बताना है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो टेंशन में है। टेंशन में है मतलब काय में है, फोर्स एक्ट हो रहा उन पे, फोर्स एक्ट हो रहा अंडर टेंशन, ठीक है, ध्यान दो। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड सच एज वाटर, क्योंकि हम हमेशा वाटर के साथ ही डील करते तो हम वाटर लिख सकते, चाहे तो कोई भी लिक्विड का नाम लिख सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड सच एज वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं। वैसे तो बहुत मॉलिक्यूल है लिक्विड के, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट हम सिर्फ कितने कंसीडर करेंगे, 3, ठीक है। ये एक ए, ये दूसरा बी और ये तीसरा सी, ए बी सी, अलग अलग जगह पे कंसीडर किए। एक अंदर है लिक्विड में और एक थोड़ा सा सरफेस के पास में है और एक एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऐसे 3 मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए। फिर से सुनना ध्यान से एक बार क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क के लिए। सरफेस टेंशन का एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि हाँ पानी का जो ऊपर वाली लेयर है जो फ्री एयर के साथ कांटेक्ट में है, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्मॉल इंसेक्ट चल सकते हैं, आप नीडल बैलेंस कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम देखेंगे उसी का एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर थ्योरी से। हम ये प्रूव करने वाले हैं उस थ्योरी के हिसाब से कि हाँ जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो टेंशन में है, मतलब उन पे क्या है, थोड़ा फोर्स, ठीक है। तो कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड सच एज वाटर, कंसीडर 3 मॉलिक्यूल्स A, B, C as shown in figure। नाउ अब पहले लिखेंगे A मॉलिक्यूल के बारे में, वर्ड्स में लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा नहीं, पर समझना क्या है। ये है मॉलिक्यूल एज सेंटर, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये बड़ा जो होल बना है वो मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, ये जो डॉट है वो मॉलिक्यूल ए है, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी इसके अंदर जितने भी दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये उन पे फोर्स एक्सर्ट करने वाला है और वो भी उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इधर भी सब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर भी, क्योंकि ये वेल इनसाइड द लिक्विड है, लिखना है इसके बारे में। तो ये जो एरो बताया है ये सब कोहेसिव फोर्स है और सब तरफ से इक्वल, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, नेट रिजल्टेंट फोर्स इसमें कितना है, 0। तो वही हमारे को प्रूफ करना है कि अंदर जो मॉलिक्यूल है उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स है, यानी वो काय में है, टेंशन में। फिर से सुनो क्या लिखते हैं, कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड such as water, consider 3 molecules A, B, C as shown in figure। फिर लिखेंगे मॉलिक्यूल ए के बारे में। द मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड, वो बहुत अंदर है लिक्विड के, और ये उसका हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सभी तरफ कौन से मॉलिक्यूल है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है। सो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ऑल फ्रॉम ऑल द साइड विल बी 0। इतना देखो पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो समझ में आ रहा है, यानी जो मॉलिक्यूल अंदर है उस पे नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कितना है, 0। फिर से सुनना,
कंसीडर 3 मॉलिक्यूल A, B and C as shown in figure. A well inside the liquid है, B थोड़ा सा सरफेस के क्लोज है और C एग्जैक्टली सरफेस पे। फिर से सुनो, मॉलिक्यूल A के बारे में लिखेंगे। The sphere of influence of molecule A is well inside the liquid. वो लिक्विड के अंदर ही है पूरा sphere of influence इस मॉलिक्यूल का। So it is attracted by cohesive force from all the sides. और कैसा है? Equal and opposite. So net resultant cohesive force इस मॉलिक्यूल पे कितना है? 0। तो ये एरो जो बता रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स का है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अंदर जो मॉलिक्यूल है उन पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, बी मॉलिक्यूल पे तो इसको बी को हटा देंगे, ठीक है, वापस लिख लेंगे नाम बाद में। ठीक है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना सेंटर में, ठीक है, ये अब देखो इतना जो पार्ट है रेड कलर से बना लेते हैं। ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट है ये इतना, ये काय में है? एयर में। इतना लिक्विड में है, ये तो पूरा लिक्विड में है। तो देखो कोहेसिव फोर्स बना रहा फिर से, ये कोहेसिव फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं। ये कोहेसिव फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, ये कोहेसिव फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगा नहीं, क्योंकि सेम नहीं है। इधर वाला भी ये कम है और इधर वाला ज्यादा है, तो ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे एक्ट होगा बी वाले पे, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझा था कैसे? अब ध्यान दो, तो ये यहां बना लेते हैं, ये मॉलिक्यूल बी है हमारा, ये टग ऑफ वॉर जैसा है। देखो इतने पार्ट में एयर है, ये एयर है, थोड़ा सा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का है एयर में। अब मान लो इधर मॉलिक्यूल है, समझो 1 2 3 4 5 6, और इधर मॉलिक्यूल है 1 2 3। टग ऑफ वॉर हो रहा है, ये बीच में हमारा मॉलिक्यूल है, इधर ये मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे, इधर ये 3 मॉलिक्यूल ऊपर खींच रहे। तो कौन जीतेगा टग ऑफ वॉर में? ये लोग जीतेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रस्सी खींच रहे समझो। तो इधर डेफिनेटली पूरे कोहेसिव फोर्स वाले मॉलिक्यूल है लिक्विड के, इधर मॉलिक्यूल है मगर कम है। एयर के मॉलिक्यूल क्यों कम नहीं कर रहे? क्योंकि एयर इज अ रेयर मीडियम, इधर बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है। तो इधर 1 2 3 4 मॉलिक्यूल है, इधर 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल है। तो इधर 6 मॉलिक्यूल, इधर एयर का भी मिला लेंगे तो भी 4 ही मॉलिक्यूल है। एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम रहती है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो एडहेसिव फोर्स हम काउंट करने वाले नहीं है। तो इधर हमने कोई एरो नहीं बनाया है क्योंकि हम एडहेसिव फोर्स काउंट ही नहीं कर रहे। किसके साथ? एयर के साथ। बचा कोहेसिव फोर्स, तो इसको एक को हटा दो। तो अब यहाँ कितने मॉलिक्यूल से ऊपर? 3 एक लाइन में, और यहाँ कितने? देखो 1 2 3 इतनी जगह में, फिर बची हुई और जगह में 1 2 3, एंड इधर से 6 मॉलिक्यूल इसको नीचे खींच रहे और इधर से 3 मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहे। टग ऑफ वॉर जैसा है। कौन जीतेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे 0 था, इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब मॉलिक्यूल बी के बारे में कैसे लिखना है वो देखो। स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज ऑफ मॉलिक्यूल बी इज इन एयर, बट एयर इज अ रेयर मीडियम। एयर रेयर मीडियम है, बहुत ही मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे गैस होने की वजह से, इसीलिए निग्लेक्ट द एडहेसिव फोर्स, हमने ये एडहेसिव फोर्स निग्लेक्ट कर दिया। अब कोहेसिव फोर्स देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। एरो की साइज देख के पता चलेगा। अब जैसे यहां समझाया था, इधर वाटर कम है, इधर ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। सो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो तो ये जो मॉलिक्यूल है वो टेंशन में है, उस पे फोर्स एक्ट हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पे सभी तरफ से ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको और ये इसको, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0। बट ये इसको कैंसिल नहीं कर पा रहा। अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड वाला कम है। इधर के मॉलिक्यूल हम काउंट ही नहीं कर रहे, बहुत ही कम है। एयर रेयर मीडियम है, गैस है, तो मॉलिक्यूल थोड़े से होंगे। सॉलिड और लिक्विड डेंस रहते तो उनके ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे उतनी जगह में एज कंपेयर टू एयर। इसीलिए एयर के साथ इस मॉलिक्यूल का एडहेसिव फोर्स, लिक्विड का लिक्विड के साथ कोहेसिव फोर्स, पर लिक्विड का एयर के साथ मॉलिक्यूल चेंज हो गए तो हम वर्ड कर रहे हैं एडहेसिव फोर्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एडहेसिव फोर्स है हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ कोहेसिव फोर्स को काउंट करना है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, जैसे मैंने टग ऑफ वॉर में समझाया। इधर 6 लोग खींच रहे, इधर ऊपर 3 ही लोग खींच रहे, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा।
आगे चलते हैं, देखो मॉलिक्यूल बी के बारे में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो अब ये प्रूफ हो गया कि जो सरफेस के क्लोज है उस मॉलिक्यूल में भी टेंशन है। कहां तक रहेगा वो मैं समझा रहा हूं, पहले पूरा हो जाने दो, इतना देखो पहले, इतना पढ़ लो, देखो फिर आगे चलते हैं मॉलिक्यूल सी पे, इतना समझो पहले उसमें। अब देखेंगे मॉलिक्यूल सी के बारे में। तो मॉलिक्यूल सी एग्जैक्टली सरफेस पे है, ये भी कह रहा है। अब इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस पे ये मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट ये क्रॉस लगाया मतलब हम लोग एडेसिव फोर्स जो है इस लिक्विड मॉलिक्यूल का, एडेसिव फोर्स यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल है उनके साथ हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एयर इज अ रेयर मीडियम, बहुत ही कम मॉलिक्यूल है, निग्लेक्ट करो, ठीक है ना। अगर इतने, जैसे एग्जांपल बता ऐसा नहीं होगा, पर देखो एक, तो अब देखो मॉलिक्यूल सी के बारे में, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पहले बना लेते हैं, हाफ एयर में है और हाफ लिक्विड में। तो लिक्विड के साथ सी बाहर लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल सी है, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये है उसके साथ कोहेसिव फोर्स और ये है एडेसिव फोर्स। पर एडेसिव फोर्स हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज एयर इज अ रेयर मीडियम, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा कम है, यानी टग ऑफ वॉर जैसा ही है, समझो यहाँ 10,000 मॉलिक्यूल्स है इतनी जगह में, तो सी मॉलिक्यूल के लिए जो आउटर है उसमें 10 मॉलिक्यूल ही होंगे, तो अब 1000 मॉलिक्यूल के सामने 10 मॉलिक्यूल का फोर्स हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। एयर रेयर और मीडियम है, मॉलिक्यूल्स दूर 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 होंगे, जैसे एग्जांपल बताया इतने नहीं रहते, इसमें ज्यादा ही होंगे, और तो इधर समझो 10,000 है तो इधर 10 ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे इधर 10,000 मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम ये एडेसिव फोर्स निग्लेक्ट ही कर रहे हैं, तो ये हमने निग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये हम बना रहे हैं सिर्फ कोहेसिव फोर्स। तो इस पे नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स तो है नहीं, निग्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम। इसी को मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं हम लोग फोर्स? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ अगर 10 न्यूटन है तो ऊपर थोड़े से लिक्विड मॉलिक्यूल है, 2 न्यूटन तो होगा ही फोर्स अपवर्ड, तो रिजल्टेंट आएगा 8, जबकि यहाँ अगर 10 है तो ऊपर कितना है? 0, नेट रिजल्टेंट पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ देखो इतने लिक्विड मॉलिक्यूल, इधर थोड़े से तो लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो थोड़ा अपवर्ड फोर्स तो है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, पर यहाँ टोटली डाउनवर्ड फोर्स है, इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं हम कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं, ये मॉलिक्यूलर रेंज को थिकनेस कंसीडर करेंगे, ये मॉलिक्यूलर रेंज है ना, स्फीयर बनाया है इमेजिनरी, मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस, ये इमेजिनरी लाइन बना लिया। इस थिकनेस कितनी है? 10⁻⁹ मीटर, देखो दिख रहा क्या है, जगह है बहुत, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो ये थिकनेस है 10⁻⁹ मीटर, यानी इसकी मॉलिक्यूलर रेंज यहां तक। इस थिकनेस में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स, ये भी मॉलिक्यूल उसके अंदर ही है, देखो इस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फिल्म के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स है 0, तो इसी फिल्म को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। फ्री लिक्विड सरफेस जिसकी थिकनेस कितनी ले रहे हैं? इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, दैट फ्री लिक्विड सरफेस, वो थिकनेस को हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। अब ध्यान रखिए, और बता देता थोड़ा सा, कपड़ा पहने हमारा, तो ये हमने बोल दिया सी मॉलिक्यूल के बारे में, एक बार मैं फिर से बोल दूंगा फटाफट। तो यहाँ पे यही बताना है कि जो बी और सी है जिनका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है, उन पे एक फोर्स एक्ट हो रहा नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इस पे कितना था? 0, यानी ये जो फिल्म है जिसकी थिकनेस है इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, सरफेस वाली फिल्म है इसलिए उसको बोलेंगे सरफेस फिल्म,
इट इज अंडर टेंशन, फोर्स एक्ट हो रहा ना नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो टेंशन में है, सरफेस टेंशन, सरफेस वाली लेयर टेंशन में। हाँ ध्यान रखो, ये है वो मॉलिक्यूलर रेंज, ये मॉलिक्यूल ये यहाँ पे ऐसे बना लिया हमने। अब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर जाएगा क्या, ये रेडियस है नहीं जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है उनका ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर जाने वाला है, बाकी किसी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर नहीं जाएगा। तो इस सरफेस फिल्म में जिसकी थिकनेस है 10⁻⁹ मीटर यानी मॉलिक्यूलर रेंज जितनी, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बहुत ही कम है थिकनेस, तो पतली सी लेयर है सरफेस फिल्म यानी फ्री लिक्विड सरफेस, और ये सरफेस फिल्म, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस पे जो है उन पे वो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से ये बोल सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल है इस सरफेस फिल्म में उस थिकनेस इज 10⁻⁹ मीटर, तो उनका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स उन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब वो सभी काय में है टेंशन में। पर कौन से मॉलिक्यूल, जो इस सरफेस फिल्म में है उतने ही, अगर उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है इधर नीचे, तो वो मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा लिक्विड में है, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0, जैसे हमने ए वाले के लिए बोला था। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी याद रखो, यहाँ एडहेसिव फोर्स भी था, यहाँ पे भी एडहेसिव फोर्स था, पर एडहेसिव फोर्स हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि एडहेसिव फोर्स किसके साथ, लिक्विड मॉलिक्यूल का एयर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते। क्यों, क्योंकि एयर इज अ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी जगह में, जबकि इतनी जगह में लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो डेफिनेटली टग ऑफ वॉर में इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का फोर्स कम। तो ये देख लो एक बार, तो फिर एक बार वापस से समझा। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स है इस लेयर में जिसकी थिकनेस हम बोल रहे हैं 10⁻⁹ मीटर यानी मॉलिक्यूलर रेंज जितनी थिकनेस है, उस सरफेस वाली फिल्म को हम बोल रहे हैं सरफेस फिल्म, उस थिकनेस इज 10⁻⁹ मीटर। तो ये सरफेस फिल्म की डेफिनेशन याद रखो, सरफेस फिल्म इज द फ्री लिक्विड सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में, उस थिकनेस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स से ये बताया कि यहाँ तो कोहेसिव फोर्स है सब तरफ से, लिक्विड मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर है, मतलब एडहेसिव फोर्स भी आ गया, तो हम निग्लेक्ट कर चुके हैं। तो ये कोहेसिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कम है और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ज्यादा है, तो डेफिनेटली नेट रिजल्टेंट फोर्स उस मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे तो एडहेसिव फोर्स ऊपर वाला पूरा ही निग्लेक्ट हो गया, जबकि यहाँ थोड़ा अपवर्ड फोर्स तो था, यहाँ तो पूरा ही अपवर्ड फोर्स निग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ जो डाउनवर्ड फोर्स है कोहेसिव वो मैक्सिमम है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस सरफेस फिल्म के अंदर है उस थिकनेस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर रेंज, उन मॉलिक्यूल्स पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा मतलब वो टेंशन में है और ये फिल्म सरफेस पे है, इसीलिए सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। तो अभी तक हमारी डेफिनेशन हुई नहीं है सरफेस टेंशन की, हम नेक्स्ट वीडियो में सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लेंगे। अभी भी हमारी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नहीं हुई है, मैंने एग्जांपल्स बताए जिसमें ये प्रूफ हो रहा है कि सरफेस टेंशन है। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी से ये प्रूफ कर दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे इस फिल्म में उन पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो समझो मैं वो मॉलिक्यूल हूं सी वाला, कोई मेरे को नीचे खींच रहा, पर मैं नीचे जा नहीं रहा क्योंकि आजू बाजू में जो मॉलिक्यूल्स है इधर और इधर सरफेस पे उन्होंने भी मेरे को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है सी वो टेंशन में है, इधर से भी खींच के रखा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई उसको खींच रहा, तो इट इज अंडर टेंशन। अब उस मॉलिक्यूल पे इंसेक्ट आराम से चल सकता है, जैसे हमने रस्सी बांधे है, ठीक है। देखो तो उसको हम अगले इसमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लेंगे और आगे उसको कंटिन्यू करें। अब एक बार समझ लो, 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, ए जिसका पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है, तो सब तरफ से ब्लैक दिखाया है, मतलब सब तरफ से कोहेसिव फोर्स है। 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिए बी और सी, बी का थोड़ा सा पार्ट एयर में है, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पर जो सी मॉलिक्यूल है उसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है, तो पूरा का पूरा डाउनवर्ड फोर्स ही है, तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मैक्सिमम है। तो सरफेस में जितने मॉलिक्यूल है उन पे डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम, पर सरफेस फिल्म में जितने मॉलिक्यूल है उन पे भी डाउनवर्ड फोर्स है, पर उनसे थोड़ा कम रहेगा इन मॉलिक्यूल से।
तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल स्ट्रेच है एकदम दोनों तरफ से भी, तो उन मॉलिक्यूल्स पे स्मॉल इंसेक्ट, जैसे रस्सी पे हम लोग चल रहे हैं, रस्सी के मॉलिक्यूल्स पे इंसान चल सकता, वैसे कोई इंसेक्ट उन मॉलिक्यूल की रस्सी पे, समझो इमेजिन करो कि मॉलिक्यूल की रस्सी है, ये सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स है जो टेंशन में है, तो स्मॉल इंसेक्ट उस पे आराम से चल पाए, या छोटी सी कोई नीडल है तो वो हम उस पे बैलेंस कर पाए, क्योंकि ये जो सरफेस है वो सरफेस टेंशन में है, यानी इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, पर इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं है कि वो हमारा वेट बैलेंस कर सके। तो ये सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैंने जो डायग्राम निकाला ये निकालना है, ए बी और सी के बारे में जो बोला है वैसे बोलना है, सरफेस फिल्म का भी बताना है, लास्ट में कंक्लूजन वही निकलेगा कि ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय कोहेसिव फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल इस फिल्म में है दे आर अंडर टेंशन, यानी काय का एक्सप्लेनेशन हो गया, सरफेस टेंशन, तो सरफेस फिल्म ही टेंशन में है, फोर्स में है, इसीलिए उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। एक्सप्लेनेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन बता दिया, अब हमारा रह गया है उसकी डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतना अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है, इसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो प्रॉपर्ली देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिर से बोलो, अभी हमने सिर्फ सरफेस टेंशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया है एग्जांपल के थ्रू, और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए लिखा है आया हुआ एग्जाम में कि मॉलिक्यूलर थ्योरी लिया है, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, उसके हिसाब से सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन दो। तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि जितने मॉलिक्यूल इस फिल्म में है उन पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो लोग टेंशन में है, सरफेस वाली फिल्म टेंशन में है, इसीलिए उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो वो जो मॉलिक्यूल स्ट्रेच है, दोनों तरफ से फोर्स है उनके ऊपर, उन मॉलिक्यूल पे स्मॉल इंसेक्ट चल सकते हैं या स्मॉल नीडल हम लोग उस पे बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो में सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लेंगे, अभी तक डेफिनेशन नहीं हुई है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन था। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन सुनना, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये डायग्राम, और ए बी सी मॉलिक्यूल के बारे में लिखना पड़ेगा, तीनों, ये तीनों कहाँ है, थोड़ा बाहर है, इसका आधा बाहर है, एडहेसिव फोर्स निग्लेक्ट किए। फिर लास्ट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि प्रूफ हुआ उस पर से कि इतने मॉलिक्यूल्स जो सरफेस फिल्म में है whose thickness is equals to molecular range, they are acted upon by net resultant cohesive force in downward direction, मतलब यहाँ के सभी मॉलिक्यूल काय में है, टेंशन में है। और एक चीज याद रखो, सरफेस फिल्म की भी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, द फ्री लिक्विड सरफेस whose thickness is, ये फ्री लिक्विड सरफेस है, whose thickness is equals to molecular range यानी 10⁻⁹ मीटर is called surface film। जितने भी मॉलिक्यूल उस सरफेस फिल्म में होंगे उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल है उन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कोहेसिव कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे।